यात्रा है और ये तीसरी जो यात्रा है ये 25 अगस्त को मुरहो मधेपुरा जो बीपी मंडल साहब मंडल आयोग के चेयरमैन थे जिन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी है, उनके घर से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी बिहार से 25 अगस्त से। और उसके बाद हम लोग बिहार के बाद मध्य प्रदेश आए। मध्य प्रदेश में यात्रा की शुरुआत आपके रीवा अर्जुन सिंह पटेल जी के आवास से की गई, एसपी अर्जुन सिंह पटेल जी के हाथ से। ये यात्रा मध्य प्रदेश में 8 फरवरी 2023 तक चलेगी और संपूर्ण यात्रा जो है 17 फरवरी 2024 तक है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान होगा, हरियाणा, उसके बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश में 20 मई को पहुंचेगी। 17 फरवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश में चलेगी। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जातिवार जनगणना और मंडल कमीशन की सिफारिशों के विषय में जागरूकता और लोगों को जागरूक करने के साथ में संगठित करके अपने हक के लिए लड़ने को, आंदोलन करने को तैयार करना। ये हमारा इसका मुख्य मुद्दा है। इसके साथ में और भी बहुत सारे इशूज तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग बात करते हैं। आप देखिए मंडल कमीशन जब लागू हुआ बाद में, उसके बाद से हमारे समाज के, ओबीसी समाज के कुछ लोग नौकरियों में जाना शुरू हुए। एक बड़ी विडंबना यह है कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने मंडल कमीशन को नौकरियों में कुछ सीटें देने की व्यवस्था मान के चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मंडल कमीशन ने नौकरियों में रिजर्वेशन की सिफारिश सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मंडल कमीशन मानता है अपनी रिपोर्ट में कि जिस समाज का डीएम, कलेक्टर, एसपी बन जाता है, मजिस्ट्रेट बन जाता है, ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाता है, तो उस एक समाज का एक घर से अगर कोई व्यक्ति बना है तो आर्थिक स्थिति तो एक ही घर की सुधरती है, लेकिन मानसिक और सामाजिक स्थिति पूरे समाज की सुधरती है। उसको मनोबल बढ़ता है और लोग प्रेरित होते हैं आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए नौकरियों में 27% रिजर्वेशन की सिफारिश, 27% की सिफारिश मजबूरी में करनी पड़ी थी। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि चूंकि हमारी आबादी 54 है, हमें 54% हर जगह मिलना चाहिए, लेकिन जो बाध्यता है उसको देखते हुए हम ये सिफारिश करते हैं कि 27.5 बचा हुआ है, हमें 27 दे दिया जाए। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई, लागू करने की घोषणा की वीपी सिंह जी ने, जब उनकी सरकार बनी, तो 9 बेंचेस की जो जज थे, 9 जजों की जो बेंच थी, वो पूरे जज जो कास्ट जाति विशेष से आते थे और जाति विशेष से ज्यादा हमारे यहाँ जज परिवार विशेष से होते हैं। तो उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का दाव इस चीज पे लगाया कि कोई एक पॉइंट हमें मिल जाए जिसके आधार पर पूरी रिपोर्ट को हम डस्टबिन में फेंकवा दें। पर बीपी मंडल साहब और उनके सहयोगी जो भी रहे वो इस चीज को समझते थे, तो उन्होंने इस आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया, इतना साइंटिफिक और टेक्निकल रिपोर्ट को तैयार किया है कि उसको खारिज करना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। कुछ भी ऐसा तथ्य नहीं ढूंढ पाए जिसके आधार पर उसको डस्टबिन में फेंका जाए, जिस तरह से उसको कालेलकर कमीशन को डस्टबिन में फेंक दिया था। तो रिपोर्ट जब लागू हुई, पहली सिफारिश लागू हुई, तो सबसे बड़ा षड्यंत्र आपके साथ क्या हुआ कि लागू करने के साथ साथ में क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर जानते हैं, जैसे देहाती भाषा में कहा जाए, जो 80 साल का बुढ़ा है जिसके दांत नहीं है उसको चना देंगे खाने के लिए, लेकिन जो नौजवान है जो खा सकता है उसको चना चबाने के लिए नहीं देंगे। मेरे कहने का सारांश ये है कि जो थोड़ा सक्षम है, अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, रिजर्वेशन उसको नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन उसको मिलेगा जो अपने बच्चे का एडमिशन कराने में भी सक्षम नहीं है। जब आप पढ़ नहीं पाएंगे तो रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि आप ओबीसी है तो ले जाओ। उसके लिए भी एक गाइडलाइंस है, उसकी भी कंडीशंस है कि आपको कितना क्वालिफाई होना है किसी भी जॉब में जाने के लिए, तो उस आधार पर रिजर्वेशन मिलता है। तो उन्होंने क्रीम लेयर लगा दिया। अब क्रीम लेयर से एक तो नुकसान ये हुआ कि हमारे आधे से अधिक लोग बाहर हो गए रिजर्वेशन से। दूसरा नुकसान ये हुआ साहब, जो 92 में मंडल के दौर में चेतना पैदा हुई और जो संगठन हमारा बना, वो संगठन पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया।
जो लोग जॉब में चले गए या जो लोग थोड़ी संपन्न हो गए, उनसे जब आप बात करोगे तो कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है, हमें तो आरक्षण मिलता ही नहीं है, हम काहे को लड़ें। तो जो लोग आर्थिक संसाधन दे सकते थे, आर्थिक मदद दे सकते थे आंदोलन को चलाने के लिए, उन लोगों को हमसे दूर कर दिया गया। अब वो लोग बचे हुए हैं जिनके पास व्यवस्थाएं है ही नहीं। आंदोलन चलाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, संसाधन की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होती है, तमाम तरह की चीजें लगती हैं। जनबल के साथ में संसाधन बहुत मायने रखता है, फंड बहुत मायने रखता है। तो उन लोगों को जो ये सब मुहैया करा सकते थे उनको पहले ही हमसे दूर कर दिया। इसके तत्काल बाद एक दूसरा षड्यंत्र उन्होंने किया कि 93 में कॉलेजियम ले आए। जब उन्होंने देखा कि इनके IAS बनने लगे हैं, इनके कलेक्टर बनने लगे हैं, टीचर बनने लगे हैं, तो उनको एक डर पैदा हो गया कि कल को ये जज बन जाएंगे। अगर जज बन जाएंगे तो फिर ये सारा अधिकार अपना ले लेंगे, अपने लोगों के साथ न्याय करेंगे, हमारा सिस्टम पूरा फेल हो जाएगा। तो वो 93 में कॉलेजियम ले आए। कॉलेजियम की व्यवस्था क्या है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि हमारे समाज के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये समझते हैं कि जज वही बनता है जिसमें बहुत ज्यादा योग्यता होती है, बहुत ज्यादा तरह के टेस्ट पास करता है। ये एकदम झूठ है। जज वो नहीं बनता जिसमें योग्यता होती है, जज वो बनता है जिसका कनेक्शन होता है। जज के लिए आपको चपरासी बनने के लिए रिटर्न देना पड़ेगा, इंटरव्यू देने पड़ेगा, मेडिकल देना पड़ेगा, तमाम तरह के जो भी प्रोसीजर होते हैं फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी जॉब के लिए। लेकिन अगर आपको जज बनना है तो उसका एक ही प्रोसीजर है, पहला जाति विशेष में पैदा होना, दूसरा ये प्रोसीजर है कि आपके घर परिवार रिश्तेदार से कोई जज रहा हो, आपका बाप जज रहा हो, चाचा जज रहा हो, या जीजा रहा हो, साला रहा हो। अभी हाल की घटना है, एक जज साहब अपनी गर्लफ्रेंड को जज बनाने के चक्कर में बगावत कर बैठे तो मामला ओपन हो गया। एक जज साहब अपने साले को जज बनाने के चक्कर में बगावत कर बैठे। तो ये घटनाएं अब आने लगी है सामने। तो आप सोचिए कि देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, जुडिशरी है, उन लोगों के हाथों में है जो पहले से ही करप्ट है, भ्रष्ट है, मानसिक रूप से भी भ्रष्ट है, और शारीरिक रूप से जो करप्शन करते हैं व्यवस्था में आने के बाद वो अलग है। वो पैदाइशी करप्ट लोग हैं, पैदाइशी भ्रष्ट लोग हैं, उनका मानसिक लेवल कभी न्यायिक रहा ही नहीं है। उन्होंने हमेशा ही शोषण करने का काम किया है, लोगों को लड़ाने का काम किया है, लोगों को बर्बाद करने का, लूटने का काम किया है। वो लोग आपके यहाँ न्यायाधीश बने बैठे हुए हैं। तो साहब, जब तक कॉलेजियम की व्यवस्था के खिलाफ आप नहीं लड़िएगा, इसको हटवाइएगा नहीं, तब तक न्याय की उम्मीद करना आप छोड़ दीजिए। आपको न्याय नहीं मिल सकता। लाखों केस पेंडिंग हैं, लेकिन मेरिटधारी जज जो है आज, कथित मेरिटधारी, आप मैं बता दूं, यकीन नहीं करेंगे आप, इन जजों ने, जितने मेरिटधारी जज हैं, इन्होंने आज तक एक भी फैसला अपनी कलम से नहीं लिखा है। इनकी इतनी हैसियत नहीं, इतनी औकात नहीं है कि कोई एक फैसला अपना बैठ के लिख ले। उसके लिए हमारे वर्ग का ही कोई मुंशी चाहिए है। इनमें हिम्मत करने का न तो गुण है और ना ही इनके खून में हिम्मत करना है। इनके खून में केवल मक्कारी, धोखेबाजी, झूठ, फरेब, पाखंड, अंधविश्वास है। हम लोगों को गुमराह करके लूटना, लड़ाना, ये इनके खून में है। तो कॉलेजियम लेके आए। जब कॉलेजियम से भी काम नहीं चला, तब इन्होंने एक और हमला आप पर किया, हम पर किया। वो हमला क्या था? निजीकरण वाला। अच्छा साहब, निजीकरण का भी हमला कहां से शुरू किया? एजुकेशन से। सबसे पहला जो निजीकरण किया गया वो एजुकेशन का किया गया। प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देना नहीं बल्कि बढ़ावा देने का काम किया गया, उनको प्रमोट करने का काम किया गया। सरकारी जो स्कूल थे उनको खत्म करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र अपनाए गए। क्यों? क्योंकि उन्हीं के लोग सरकारी स्कूलों में थे, टीचर वगैरह थे, तो उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। जब पढ़ाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? आम जनमानस कहने लगेगा, अरे साहब सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती, इससे बढ़िया प्राइवेट है। सरकारी हॉस्पिटल में तो 4 घंटा लगता है, एक बुखार की टिकिया नहीं मिलती, इससे बढ़िया चलो चलेंगे प्राइवेट में। जब आपका जो माइंड सेट इस तरह का हो जाएगा तो आप कभी विरोध कर ही नहीं पाएंगे। आपका माइंड सेट हो जाएगा कि सरकारी संस्थान बेकार हैं, खराब हैं, वहां कोई काम नहीं होता, तो आप निजी संस्थानों की तरफ भागेंगे क्योंकि वहां आपको सुविधा तत्काल मिल रही है। पर होगा क्या? आप देखिए, जब कोविड आया, सारे निजी संस्थान वाले ताला लगा के डूब गए, भाग गए, छुप गए अपने घरों में। तब आपके साथ कौन खड़ा था? आपकी जान माल की हिफाजत कौन कर रहा था?
सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर, उसमें भी ज्यादातर हमारे आपके समाज के लोग थे। स्कूलों में एक नई पॉलिसी आई है जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। तो उसमें व्यवस्था क्या है, जैसे एकेडमिक लैंग्वेज में क्लोजर मर्जर हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें व्यवस्था क्या है मैं थोड़ा सरल करके समझाऊंगा। कि मान लीजिए कि आपका ये जो क्षेत्र है, पंचायत है, आपके इस पंचायत में 10 स्कूल है 10 गांव के लिए। अगर उन 10 सरकारी स्कूलों में किसी भी स्कूल में 3000 से कम बच्चा है, स्टूडेंट है, तो उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि क्लोजर के तहत। और दूसरे स्कूल में उसको मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि वो बच्चों को वहां आप जाके पढ़ाइए, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, तो मर्जर, क्लोजर मर्जर इश्यू को बोलते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर सारे 10 स्कूल में मिलाकर के 3000 बच्चे नहीं हुए तब क्या होगा? तब 10 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, 11वें में मर्ज किया जाएगा। अगर आपको सरकारी स्कूल में अपना बच्चा पढ़ाना है तो 20 किलोमीटर को या 100 किलोमीटर को या 5 किलोमीटर को आपको वहीं जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, जब इतनी दूरी पे सरकारी स्कूल हो जाएंगे तो आप अपने बच्चे को भेजने में सक्षम नहीं होंगे और बच्चा जाने में सक्षम नहीं होगा। फिर स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। फिर जो उनकी अगली कड़ी है, इसी पॉलिसी के तहत 3 ग्रेड उन्होंने बनाए हैं, A, B, C। C में क्या है कि 50% सरकार देगी, 50% आप जनरेट करिए। उसके बाद डी में जब आप उसमें बी में जाएंगे तो बी में क्या होगा कि साहब ऐसा है कि 30% सरकार देगी, 70% आप जनरेट करिए। उसके बाद आप जब एजुकेशन अपर लेवल पे जाएगी ए ग्रेड में, तो वहां सरकार कुछ नहीं करेगी। वहां सरकार सीधा आपको लिख के दे देगी, जाओ जितना लूटो, जितना लूटना चाहते हो लूटो, 100% आपको जनरेट करना है। जो फीस, पैसा, संसाधन जितना भी लगेगा वो आपको जनरेट करना है। आपको 1 रुपए का खर्च लगता है, आप चाहो 1 लाख लूटो, आपके पास पूरी पावर है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। तो जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, सब निजी हो जाएगा। आज जो कॉन्वेंट है जब सरकारी है तो आप जाके देखिए वहां पर 10,000 15,000 KG LKG एडमिशन शुल्क लगता है और 1,000-2,000 जैसा स्कूल है फीस महीने की लगती है। जब सरकारी स्कूल खत्म हो जाएंगे तब इन्हीं स्कूलों की एडमिशन शुल्क 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख होगी और महीने की फीस 10,000, 20,000 और 50,000 होगी। क्या आप और हम दे पाएंगे? आप और हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? जब हम और आप शिक्षा ले ही नहीं पाएंगे तो रिजर्वेशन 100% कर दिया जाए, क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ेगा साहब? तो निजीकरण का इन्होंने हमला किया। एजुकेशन हम लोगों को आज जरूरत है इन चीजों को समझने की। कॉलेजियम की जो व्यवस्था है इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है। इसको खत्म करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि हम तो ओबीसी में आते नहीं, क्रीमी लेयर है। हम क्यों हैं? हमारा दोष क्या है? जब एक 10 लाख वाला गरीब हो सकता है, हम 2.5 लाख का क्रीमी लेयर क्यों हो? आज तो ये तर्क भी हमारे सामने है। जब 8,65,000 66,000 महीना कमाने वाला गरीब है तो हम 2.5 लाख, कहीं हम 2.5 लाख पे अमीर हैं, कहीं हम 3 लाख पे अमीर हैं, कहीं 5 लाख पे अमीर, कहीं लास्ट 6 लाख पे अमीर हैं। हम तो 8 लाख को भी नहीं छू रहे। हमें तो आपने 2.5 लाख में समेट दिया, 3 लाख। आप पंजाब में जाइए 2.5 लाख में आप अमीर हैं, हरियाणा में आप 3 लाख में अमीर हैं। और उसके बाद ये एक षड्यंत्र और कर रहे हैं जिसमें आप पूरी तरह आरक्षण विहीन हो जाएंगे, चाहे कितना भी आरक्षण आपको दे दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या है? क्रीमी लेयर में ही ये पेंशन और जो ग्रास इनकम है उसको ऐड कर रहे हैं। अभी तक ऐड नहीं है। एक समस्या और है, हमारे लोग कभी बात नहीं करते हैं। अगर इसमें पेंशन और सैलरी और ग्रास इनकम नहीं जोड़ी जा रही है तो हमारे पास जो इनकम आ रही है वो किस आधार पर तय कर रहे हैं कि भाई ये वाला क्रीमी लेयर है, ये वाला नहीं है? जी भाई, हमारे पास जो पैसा है खेती का पहला, दूसरा पैसा हमारी अगर जॉब कर रहे हैं तो उसका है। तो आप एक तरफ ये भी कह रहे हो कि हम सैलरी नहीं जोड़ रहे हैं, हम खेती नहीं जोड़ रहे हैं, तो आप जोड़ क्या रहे हो? कैसे आपने साबित कर दिया कि हम अमीर हैं? हमारी तीसरी इनकम का स्रोत क्या है? आप वो तो क्लियर करो पहले। वो भी क्लियर नहीं है, वो भी हवाबाजी चल रहा है और इस पे हमारे लोग बात ही नहीं करते हैं। इस पे हम लोग बात ही नहीं करते हैं। बड़े बड़े हमारे बुद्धिजीवी नहीं बात करते हैं। कभी हम सवाल नहीं करते इसको लेकर के, कभी हमने
आरटीआई नहीं लगाई, कभी हम पिछड़ा वर्ग आयोग में इसको लेकर के नहीं गए, कभी हमने केंद्र सरकार राज्य सरकार से नहीं पूछा कि साहब अगर आप हमें क्रिमिनल बना रहे हो, आपने ये कहा कि हम आपकी खेती की इनकम नहीं जोड़ेंगे, हमने मान लिया। आपने कहा आप अगर जॉब में हम सैलरी की इनकम नहीं जोड़ेंगे, हमने मान लिया। ये सब आप नहीं जोड़ दे फिर भी हम क्रिमिनल हैं। उसका बेस क्या है? उसका बेस क्या है? तो इस पे बात होनी चाहिए। क्रिमिनल को लेकर के अगर उसको रखना है तो हम लोगों ने इस पे विचार किया था कि भाई संवैधानिक दायरे में इसको रखिए। संवैधानिक जो पद हैं उन पे आप लागू करिए। कैबिनेट मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, मुख्य चीफ मिनिस्टर है, उन पे लागू करिए। बहुत ज्यादा आपका इतने से भी पेट ना भरे तो सांसद पर भी कर सकते हैं, लेकिन सांसद पे लागू करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि उसकी पीढ़ी उस काबिल ना रहे तो उसको भुगतेगी। तो संवैधानिक पद जो है आप उन पर लागू करिए, जो ऊपर लेवल के हैं। आप मुख्य न्यायाधीश पे लागू करिए, स्टेट के जो न्यायाधीश है लेवल के उन पर लागू करिए, आप राज्यपाल उपराज्यपाल के ऊपर लागू करिए। आप आम जनता को क्यों मार रहे हैं? तो ये जो षड्यंत्र पूरे चल रहे हैं इसके खिलाफ हम लोगों को जागरूक होने की और लड़ने की जरूरत है। जो मैं कह रहा था अभी पीछे कि मंडल कमीशन को केवल नौकरी का जरिया हमारे लोगों ने मान लिया है कि मंडल कमीशन ने कहा कि 27% आरक्षण नौकरियों में चाहिए। आपके मध्य प्रदेश में तो 14 ही है और 27% साफ कहीं भी लागू नहीं है। 2-4 प्रदेश छोड़ दीजिए आप, हर जगह 13, 14, 12 एक ऐसी है। अभी छत्तीसगढ़ में अभी बड़ा है, झारखंड में बड़ा है। तो फिर क्या है? मंडल कमीशन जो है वो लैंड रिफॉर्म का एक सबसे मजबूत दस्तावेज, आपके इकोनॉमिकल आर्थिक सुधार का एक बहुत बड़ा दस्तावेज, एजुकेशन रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। कैसे है? मंडल कमीशन कहता है कि ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो। जो अपर एजुकेशन हाई लेवल की हाई एजुकेशन में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए अलग से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था हो। हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है, भाई हम मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, हमारे पास कहाँ पैसा अपने बच्चों को 2-2 हजार का कमरा लेकर के पढ़ाएं। तो मंडल कमीशन कहता है ओबीसी हॉस्टल खुले और सरकार उनका खर्च वहन करे। मंडल कमीशन कहता है कि जहां हमारी आबादी है, हमारे बच्चों को हम हिंदी चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे पुरखे क्या कहते हैं? मंडल कमीशन की रिपोर्ट में वो कहते हैं कि हमारे आबादी क्षेत्रों में कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल सरकार के खर्चे पर खोले जाए ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़े, आगे बढ़े। वो कहते हैं, मंडल कमीशन कहता है कि जिन हमारे लोगों पर जमीन नहीं है, घर बनाने की जगह नहीं है, खेती करने की जमीन नहीं है, उन लोगों को भूमि सुधार कानून लाओ साहब, 5-5 एकड़ जमीन दो। जमीन इतनी जो फालतू पड़ी है ये किसकी है? इसको सुधारा तो हमारे ही पुरखों ने है। हमारे पुरखों ने मेहनत की है, जो ऊंचे खाले पहाड़ थे, जो भी चीजें थी, खाइयां थी, उनको समतल किया, खेती योग बनाया। और आज हम ही जो है जमीन बीन है, हमारे पास घर बनाने की जगह नहीं है। तो मंडल कमीशन क्या कहता है कि भाई इसका जो है भूमि शीलिंग कानून लागू करो और बंटवारा करो। जिस ओबीसी के पास में जमीन नहीं है उसको 5-5 एकड़ जमीन दो आप। ठीक है, उनकी जो पारंपरिक व्यवसाय जहाँ जो लोग करते रहे हैं, जो जिनसे आर्थिक स्रोत के उनके साधन हैं, जो लोग एजुकेशन लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके जो निजी व्यवसाय हैं उनको बढ़ाने के लिए आप टेक्निकल शिक्षा दो, उनको फंड मुहैया कराओ, वित्तीय निगम बनाओ। और इतना ही नहीं, मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें जाति आधार पर साफ निगमों के गठन की बात की है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कुम्हारों के लिए अलग से निगम बने और उसका सचिव से लेकर सदस्य और अध्यक्ष तक केवल कुमारी होना चाहिए, दूसरी जात का नहीं। मतलब इसी तरीके से जितनी पिछड़ी वो जातियां जो क्या कहते हैं हुनरमंद जातियां हैं, हुनरमंद जातियों के लिए स्पेशली जाति आधार पर निगमों के गठन की बात है, ओबीसी मंत्रालय के गठन की बात है, ओबीसी कल्याण आयोग के गठन की बात है। क्या एक भी गठन हुआ है आपका आज तक? पिछड़ा वर्ग आयोग के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, ना आपका वित्त आयोग है, ना आपके निगम है, ना आपका कल्याण बोर्ड है, कुछ नहीं है। जबकि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड चलता है 11 प्रदेशों में। राजस्थान में तत्कालीन गठन हुआ विप्र कल्याण बोर्ड का पिछली साल। जब विप्र कल्याण बोर्ड बन सकता है तो कुमार कल्याण बोर्ड भी बन सकता है, काची कल्याण बोर्ड भी बन सकता है, कल्याण बोर्ड भी बन सकता है। और हम खुद नहीं मांग रहे, हम मंडल कमीशन को सामने रख के बोल रहे हैं, हमने कहा ही नहीं। तो एक और चीज है कि जो हमारी जातियां, जैसे आप देखिए
जो हमारे समाज के नेता हैं, जैसे अति पिछड़े समाज के नेता हैं, एक चीज लेके चल रहे हैं कि उनका ये कहना होता है कि अपर ओबीसी हमारा सब खा गया। तो हमने पूछा एक नेताजी से, बड़े सक्रिय हैं, आजकल भाजपा के साथ लगे रहते हैं, मैंने कहा साहब ये बताइए आपने मंडल कमीशन पढ़ा है क्या? बोले अरे हाँ वो नौकरियों का है, 27% मिल रहा, तुम ही लोग सब खा जा रहे हो। हमने कहा आपके पास डेटा है साहब तो दे दीजिए, हम भी देख लें, अगर ऐसा होगा तो हम निश्चित तौर पर खुद इसमें शामिल होंगे और ये कहेंगे कि जो ओबीसी या ही कोई कुर्मी है इनको निकाल दो 12 अक्षर से। अगर ऐसा होगा आप साबित कर दो, डेटा दो। कि डेटा कहाँ से दें, अभी तो जनगणना ही नहीं हुई है। तो हमने कहा जनगणना के लिए कब लड़ोगे? कि वो सरकार करवाएगी तब होगा। ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा साहब आपको पता है आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए मंडल कमीशन ने स्पेशल लोकसभा विधानसभा पद सीमन करके अलग से बनाने की बात की है कि उसमें सिर्फ वही जाति का लड़ेगा। क्या पढ़े हो कभी आप? हमने कहा 33-35 नंबर सिफारिश में जाके पढ़ लीजिएगा। जो निषाद मल्लाह समाज है जो नदियों किनारे बसा हुआ है, तो मंडल कमीशन कहता है कि परसीमन किया जाए और जिनकी आबादी जहां पर है नदियों के किनारे उन क्षेत्रों को इनके लिए सुरक्षित कर दिया जाए ताकि इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। आज हमारे जो बच्चे चयनित होते हैं भले ही वो जनरल में क्वालिफाई करें, अनारक्षित में करें, लेकिन उनको लिया जाता है कोटे के अंदर ही, हम नहीं बोलते हैं। जबकि संविधान के भी विरुद्ध है और मंडल कमीशन भी संविधान के अकॉर्डिंग है। मंडल कमीशन ने भी स्पष्ट कहा है कि जो बच्चा अनारक्षित में क्वालिफाई करेगा उसको मेरिट में कोटे में नहीं लिया जा सकता है, उसको उसी में लिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी 2 सीटों का नुकसान होता है। एक सीट वो जिसपे हम बैठे हैं और दूसरी सीट वो जो हमने छोड़ दी। अगर हम जनरल में क्वालिफाई हुए हैं, जनरल में सिलेक्ट होते हैं, तो एक सीट हमारी खाली जहां पे बच रही है वहां पर हमारा दूसरा भाई कोटे में आ जाएगा। अगर एक लाइन में मैं कहूं कि मंडल कमीशन क्या है, उसको एक लाइन में अगर आप लोग कहें कि बता दीजिए, तो मैं एक लाइन में आपको बता सकता हूं कि मंडल कमीशन क्या है। जो मैंने सोचा है, जो देखा है, उसको समझा है। जिस तरीके से SC/ST को जितने राइट्स मिले हैं साहब, 1% SC/ST से ज्यादा राइट्स की सिफारिश मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए की है। कभी पढ़ो तो उसको समझो। तो जो SC/ST हम आप कहते हैं कि SC/ST को सब मिल गया, हमें नहीं मिला। SC/ST को जो भी मिलता है उससे 1% आपको ज्यादा देने की बात वहां पर है। आपके लिए अलग से निगम, अलग से कल्याण बोर्ड, अलग से टेक्निकल स्कूल, अलग से इंग्लिश मीडियम स्कूल, आपके लिए अलग से स्कॉलरशिप, निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, लैंड रिफॉर्म से लेकर के और साथ में जो है लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन तक की सारी मांगे उसमें है। कॉलेजियम उस समय नहीं था, इसलिए कॉलेजियम न्यायपालिका में उसको कॉलेजियम की बात नहीं की। समान प्रतिनिधित्व की मांग है। जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग मंडल कमीशन कहता है। मंडल कमीशन कहता है कि जो सरकार आए वो जाति जनगणना करवाए, क्योंकि हमें 1931 के 32 के आंकड़े से ये रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत हुई है। आगे आप जनगणना करवाइए, अभी तो 27 दे दीजिए, लेकिन जनगणना करवा के हमारे लोगों को आबादी के हिसाब से दीजिए, ये मंडल कमीशन कहता है। ठीक है, तो हमें मंडल कमीशन को समझने की जरूरत है। हमारे लोग जो भागते हैं उनके पीछे, हम अपनी भाषा में उसको लुटिया चुटिया गैंग कहते हैं। तो उस गैंग के बहकावे में जो प्लाट अलाट कराते हैं स्वर्ग में, उनको दान दक्षिणा दे करके। मैं एक बात कहता हूँ साहब, अगर मंडल कमीशन लागू हो गया, मुझे नहीं पता, ना किसी ने बताया कि स्वर्ग होता है या नहीं, लेकिन जो कल्पना उन्होंने दी है, जो दृश्य खींचा है कि इतना सुंदर होता है, अगर मंडल कमीशन लागू हो गया तो इसी भारत की भूमि पर सोचतों, बचतों, पिछड़ों, कमेरों, किसानों के लिए स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः आभार करता हूँ।